सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम नाट्यकार भास के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। भास का नाम संस्कृत साहित्य के प्रथम नाट्यकार के रूप में आता है क्योंकि बाद के परिवर्ती बहुत सारे संस्कृत कवियों ने इनका नामोल्लेख किया है और भी अंतः साक्ष्यों, इनकी कृतियों के आधार पर और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर जो कवि इनका नामोल्लेख करते हैं उनके आधार पर भास को संस्कृत साहित्य का प्रथम नाट्यकार, प्रथम रूपककार स्वीकार किया जाता है। तो कालिदास ने भी इनका नामोल्लेख अपने प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में किया है। इसलिए इनको कालिदास से भी पूर्ववर्ती माना जाता है और कालिदास के जीवन के काल के विषय में दो मत हैं। एक उनको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मानता है और दूसरा मत है चतुर्थ शताब्दी का। तो इन दोनों मतों में से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत ही कालिदास के विषय में ज़्यादा प्रचलित है। तो उस आधार पर भास का समय 300 से 200 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। अब परवर्ती कवियों ने, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, भास का नामोल्लेख किया है। तो उनमें से कौन कौन है महत्वपूर्ण? बहुत सारे परवर्ती कवियों ने इनका नामोल्लेख किया है, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं और जिनके विषय में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हम यहाँ पर उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हैं कालिदास, जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नामोल्लेख किया है। उसके बाद बाणभट्ट हरिश्चरितम की प्रस्तावना में, जैसा कि हम बाणभट्ट वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने भास का नामोल्लेख किया है। वो भास के अतिरिक्त और भी पूर्व कवियों की और कृतियों की प्रशंसा करते हैं, तो भास भी उनमें से एक हैं। इसके अतिरिक्त नाम आता है दंडी का। दंडी ने अपने ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा के 11वें श्लोक में भास का नामोल्लेख किया है। उसके पश्चात नाम आता है वाक्पति राज का। वाक्पति राज ने अपने प्राकृत काव्य गौड़ वहो, जिसको गौड़वध भी कहा जाता है, उसकी गाथा 800वीं गाथा में भास का नामोल्लेख किया है। उसके पश्चात नाम आता है राजशेखर का। तो राजशेखर, जो कि काव्य मीमांसा के रचयिता के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने सुक्ति मुक्तावली में भास का पद्य उद्धृत किया है। और उसके पश्चात रामचंद्र गुणचंद्र ने अपने नाट्य दर्पण में भी भास का नामोल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे परिवर्ती साहित्यकार कवि हुए हैं, अलंकारिक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भास का नामोल्लेख किया है। तो भास की प्रसिद्धि, भास का प्रभाव परवर्ती संस्कृत साहित्य पर पूर्णतः देखने को मिलता है। भास की रचनाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय टी गणपति शास्त्री को जाता है। देखिए, धीरे धीरे कहीं पर भास का एक पद्य उद्धृत था, कहीं पर भास का नाम था, लेकिन इस तरह से पूर्णतः ज्ञात नहीं था कि कौन कौन सी रचनाएं भास के द्वारा की गई हैं और वो कौन सी हैं। तो उनको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य टी गणपति शास्त्री के द्वारा 1909 में किया गया। तो अब आप देखिए, भास हुए हैं 300 से 200 ईसा पूर्व के मध्य। तो आप 300 साल यहाँ पर पकड़िए और 1900 साल यहाँ पर, कितने साल हो गए? 2200। तो भास के होने के 2200 वर्षों के पश्चात उनके द्वारा किया गया कार्य प्रकाश में आया और ये महत्वपूर्ण है। इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने इसको प्रकाश में लाने का कार्य किया? टी गणपति शास्त्री ने। इन्होंने केरल राज्य के पद्मनाभपुरम के निकट एक मठ है, मणलिक्कर मठ, उसमें मलयालम लिपि में इनके रूपकों को प्राप्त किया। उनमें से 10 रूपक तो पूर्ण रूप से प्राप्त थे और एक रूपक खंडित रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कुल 11 रूपक टी गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में 1909 में मणल्लीकर मठ में प्राप्त हुए। कई बार पुस्तकालय का नाम भी पूछा जाता है, तो तंजोर पुस्तकालय में ये प्राप्त हुए। बाद में इनको तंजोर पुस्तकालय में संरक्षित करवा दिया गया होगा। तो इनको पांडुलिपि के रूप में, ये एक ग्रंथ के रूप में, एक 108 पन्नों के
गठरी के रूप में प्राप्त हुए। फिर उन्होंने बाद में टी गणपति शास्त्री ने खोज की कि ये किसके हैं, क्या है, वो सारी बातें बाद में हुई। तो 1909 में इनको 11 रूपक प्राप्त हुए। उसके पश्चात अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक, जो रामायण मूलक 2 भास के नाटक हैं, वो दोनों बाद में यात्राओं में टी गणपति शास्त्री को प्राप्त हुए। अब देखिए, भास के ये जो नाटक हैं, इसके विषय में एक शब्द प्रचलित है, भास समस्या। भास समस्या क्या है कि जब ये 13 रूपक प्राप्त हो गए टी गणपति शास्त्री को, तो एक पूरा विद्वत जगत जो था उसमें हलचल मच गई। टी गणपति शास्त्री ने इनको भास का सिद्ध कर दिया, भास का बताने लगे। तो जो विद्वत दल था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। कुछ लोगों का कहना ये था कि ये सारी भास की कृतियां नहीं हैं, कोई कहता था एक भी भास की कृति नहीं है, किसी का मानना था कि ये सारी भास की ही कृतियां हैं। तो ये सारा जो समस्या थी कि ये 13 रूपक भास के हैं या नहीं हैं, ये त्रिवेंद्रम केरल में सामने आई और इसी को भास समस्या के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर बहुत सारे मतभेद हुए, बहुत सारे मत प्रस्तुत किए गए। जो विरोधी थे कि ये भास के रूपक नहीं है, उन्होंने अलग अलग प्रकार के मत प्रस्तुत किए अपने समर्थन में, और जो ये कहते थे कि ये भास के ही रूपक हैं, उन्होंने भी अनेक मत प्रस्तुत किए कि जैसे इनमें एक प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, कुछ ऐसे दृश्य हैं जो लगभग हर रूपक में बार बार दोहराए गए हैं, पाणिनीय व्याकरण का इनमें उल्लंघन हुआ है, नाट्य शास्त्र के नियमों का इतना ज़्यादा पालन इसमें नहीं किया गया। तो ये सारे कुछ सामान्य तत्व थे जिनके आधार पर फिर बाद में ये सिद्ध किया गया कि ये जो 13 रूपक हैं ये भास के ही हैं। इन 13 रूपकों को भास नाटक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने भास के रूपक हैं आप याद रखिए, 13 कुल रूपक भास के द्वारा लिखे गए हैं जो कि प्रकाश में आए हैं। अब देखते हैं भास के संबंध में कुछ प्रसिद्ध कथन जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके विषय में प्रसिद्ध है या फिर ऐसा किसने कहा है, इस प्रकार से। तो पहला जो विद्वत जगत में प्रसिद्ध कथन है भास के रूपकों के विषय में, वो है भासो हासः। भास के रूपकों में इतनी मनोरंजकता देखने को मिलती है, इन्होंने दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर अपने रूपकों की रचना की है। तो यहाँ पर ज़्यादा हालांकि नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है, नाट्य शास्त्र के नियमों का, लेकिन इनमें मनोरंजन की भरपूरता है और उस मनोरंजकता को देखकर ही ये सूक्ति प्रसिद्ध हुई है, भासो हासः। दूसरी सूक्ति जो इनके विषय में प्रसिद्ध है वो है स्वप्न वासवदत्तस्य दाहको अभूत न पावकः। ये किसने कहा है? ये कहा है राजशेखर ने सूक्ति मुक्तावली में। तो ये भी आप याद रखिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो स्वप्न वासवदत्तम नाट्य साहित्य में इतना प्रसिद्ध था, उसकी प्रसिद्धि को अग्नि भी जलाने में समर्थ नहीं हुई। तो उसकी स्वप्न वासवदत्तम की प्रसिद्धि को देखते हुए, उसकी ख्याति को देखते हुए इस प्रकार की सूक्ति राजशेखर ने कही है। इसके विषय में एक किंवदंती भी सामने आती है कि एक बार विद्वानों में इस बात पर वाद विवाद हो गया कि कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, और उसकी परीक्षा के लिए एक अग्नि परीक्षा का आयोजन हुआ। अग्नि परीक्षा में जितने भी श्रेष्ठ समझे जाने वाले ग्रंथ थे, उन सबको डाला गया अग्नि में कि जो ग्रंथ उस अग्नि से बच जाएगा वो ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो सारे ग्रंथ जो थे स्वप्न वासवदत्तम के अतिरिक्त वो उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए, लेकिन स्वप्न वासवदत्तम उस अग्नि में नहीं जली। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वप्न वासवदत्तस्य दाहको अभूत न पावकः। तो ये भी किंवदंती इसके विषय में प्रचलित है। हालांकि इसकी प्रसिद्धि के ख्याति के आधार पर राजशेखर ने ऐसा कहा है। तीसरी जो भास के नाटकों के विषय में प्रसिद्ध सूक्ति है, प्रसिद्ध कथन है, वो है बाणभट्ट का। हर्षचरितम में बाणभट्ट भास के नाटकों को देव मंदिर के तुल्य बताते हैं कि उनके नाटकों में इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो देव मंदिर के तुल्य हैं। और अंतिम उपाधि या अंतिम सूक्ति जो भास के विषय में प्रसिद्ध है वो है वाक्पति राज की, जिन्होंने अपने ग्रंथ गहुड़ वहो या गौड़वध में कही है। ये भास को ज्वलन मित्र या अग्नि मित्र
कहते हैं। ज्वलन मित्र क्यों कहते हैं, अग्निमित्र कहने का क्या कारण है? तो भास के रूपकों में अग्निदाह का दृश्य बार बार दोहराया गया है। उनके बहुत सारे रूपकों में अग्निदाह के दृश्य देखे जाते हैं, जैसे प्रतिज्ञा योगंधरायण में भी एक लाक्षागृह में वासवदत्ता के जलकर मर जाने का दृश्य है। इसके अतिरिक्त और भी रूपकों में अग्निदाह के दृश्य प्राप्त होते हैं। उसके आधार पर इनको अग्निमित्र या ज्वलन मित्र की उपाधि वाक्पति राज के द्वारा दी गई है, तो ये भी आप याद रखिए। अब एक बार थोड़ी सी भाषा शैली के विषय में बात करते हैं कि भास ने किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग अपने रूपकों में किया है। तो ये प्रथम नाट्यकार हैं, प्रथम रूपककार हैं संस्कृत साहित्य के। इनके नाट्यों में, रूपकों में सरलता दिखाई पड़ती है। इन्होंने अत्यधिक सरल और दीर्घ समासों से रहित, अल्प अलंकारों से समन्वित और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग अपने रूपकों में किया है। ये बिल्कुल भी अपने पांडित्य प्रदर्शन को महत्व नहीं देते, ये रोचकता को महत्व देते हैं और छोटे छोटे सुमधुर सरल पदों का प्रयोग करते हैं। इन्होंने पद्यों में भी इतने अच्छे, लोकोक्तियों के रूप में इतने अच्छे अच्छे पद्यों का प्रयोग किया है जो आपको सहज ही पढ़ते हुए याद हो जाते हैं। लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग भास ने अपने रूपकों में किया है। और तीसरी जो इनकी विशेषता है वो ये है कि इन्होंने अपने रूपकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। दूतवाक्यम इनका एक ऐसा रूपक है जिसमें प्राकृत का प्रयोग प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त इनके सामान्यतः सभी रूपकों में गद्य में प्राकृत का प्रयोग हुआ है। अब गद्य में इन्होंने प्राकृत का प्रयोग किया है, पद्य में नहीं किया। उस बात से भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि इनका जो समय था उस समय में प्राकृत भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित नहीं हुई थी। हालांकि वो जन सामान्य की भाषा थी, तो गद्य में वाक्यों में उसका प्रयोग किया गया, लेकिन पद्यों में उसका प्रयोग नहीं किया गया। और भास के रूपकों में जो प्राकृत पाई जाती है वो शौर सैनी का आदिम रूप देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इनके 13 रूपकों के विषय में। तो इनके जो 13 रूपक हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियां किस आधार पर बनाई गई हैं? इनके कथानक के आधार पर। इनमें से कुछ रूपक उदयन कथा को आश्रित करके लिखे गए हैं, कुछ रूपक रामायण की कथा को आश्रित करके लिखे गए हैं, कुछ रूपक महाभारत की कथा को आश्रित करके लिखे गए हैं और कुछ रूपक लोक कथा पर आश्रित हैं। तो इस प्रकार 4 श्रेणियों में इनके रूपकों का विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उदयन कथा मूलक इनके रूपकों की। अब देखिए, मैं जब बार बार रूपक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त कर रही हूँ तो उस बात से आप ये समझ जाइए कि नाटक हालांकि रूपक के लिए रूढ़ हो गया, नाटक इतना प्रचलित हुआ रूपक के अंतर्गत। रूपक 10 प्रकार के होते हैं। इस विषय में भी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। रूपक या नाट्य परंपरा का एक वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, जिसे आप लौकिक साहित्य नामक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो रूपक के 10 प्रकारों के अंतर्गत नाटक इतना प्रचलित था कि नाटक को रूपक का ही पर्यायवाची समझा जाने लगा। लेकिन रूपक के अंतर्गत नाटक के अतिरिक्त और भी विधाएं आती हैं, जैसे प्रकरण है, व्यायोग है, भाण है, समवकार है। तो भास के द्वारा जो ये 13 नाट्य लिखे गए, रूपक लिखे गए, इनमें कुछ नाटक हैं, कुछ व्यायोग हैं, कुछ समवकार हैं। तो सभी प्रकार की श्रेणियों के रूपक भास के द्वारा लिखे गए हैं। पहली जो इनकी श्रेणी है, पहला जो कथानक ये लेते हैं वो लेते हैं उदयन कथा का। इस पर आश्रित 2 रूपक भास ने लिखे हैं। पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण, जो कि 4 अंक का एक नाटक है, और दूसरा है स्वप्न वासवदत्तम, जो कि 6 अंक का एक नाटक है। अब आप कहेंगे कि प्रतिज्ञा योगंधरायण में तो 4 ही अंक हैं, आप इसको नाटक कैसे कह रहे हैं? क्योंकि नाटक में तो 5 से 10 अंक होते हैं। तो इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि भास के नाटकों में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नाट्य शास्त्रीय नियमों का अक्षरशः पालन नहीं हुआ है। या तो आप इस तरह से मान सकते हैं कि ना भास पूर्व काल में हुए हैं, और हो सकता है कि जो नाट्य शास्त्र के नियम बाद में बने वो पूर्ववर्ती रचनाओं को देखकर बने। तो
हो सकता है जिस समय ये ग्रंथ लिखे जा रहे हों, लक्षण ग्रंथ, उस समय भास की रचनाएं प्रकाश में नहीं आई थी, तो इनको आधार बनाकर वो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। पर कुल मिलाकर बात यह है कि भास के रूपकों में नाट्य शास्त्र के नियमों का कतिपय उल्लंघन देखने को मिलता है। तो पहले जो दो रूपक हैं वो हैं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासवदत्तम, जो कि उदयन कथा मूलक हैं। देखिए, 3 तरीके के प्रश्न भास के रूपकों के संबंध में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो कि अमुक नाटक या अमुक रूपक कौन से किसकी कथा पर आश्रित है, या इनमें से कौन सा रामायण मूलक नहीं है, महाभारत मूलक नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, आपसे अंकों के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचरात्रम में कितने अंक हैं, स्वप्न वासवदत्तम में कितने अंक हैं। और तीसरा, इनकी श्रेणियां पूछी जा सकती हैं कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक है या व्यायोग है या क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इनके अंकों को भी आप साथ में याद करते हुए चलिए। दूसरे रामायण मूलक नाटक है, और रामायण कथा पर आश्रित भी 2 ही नाटक भास ने लिखे हैं। पहला है प्रतिमा नाटक, जो कि 7 अंकों का नाटक है, और दूसरा है अभिषेक नाटक, जो कि 6 अंकों का नाटक है। तीसरी श्रेणी है महाभारत मूलक रूपकों की। तो महाभारत की कथा को आश्रित करके सर्वाधिक 7 रूपक भास के द्वारा लिखे गए हैं। देखिए, पंचरात्र और बालचरित, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को आप हटा दीजिए। इसके अतिरिक्त ये जो 5 हैं, उरुभंग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और मध्यम व्यायोग, ये सभी एकांकी हैं, 1 अंक के रूपक हैं, लेकिन इनमें भी इनकी फिर श्रेणियां अलग अलग हैं। तो पंचरात्र जो इनमें है वो समअवकार श्रेणी का है, इसमें 3 अंक हैं, और बालचरित में 5 अंक हैं, ये नाटक है। इसके अतिरिक्त कोई व्यायोग है, कोई उत्सृष्टि का अंक है। पहला जो उरुभंग है वो एकमात्र दुखांत नाटक है संस्कृत साहित्य का। तो इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य की ये परंपरा रही है कि इसमें दुखांत नाटक नहीं लिखे जाते, दुखांत रूपक नहीं लिखे जाते। किंतु उरुभंग में भीम दुर्योधन की जंगा तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं, और दुर्योधन की जंगा को तोड़कर इस रूपक का समापन होता है। तो इस दृष्टि से ये एकमात्र दुखांत नाटक है। दूसरा है दूत वाक्य, जो कि व्यायोग श्रेणी का 1 अंक वाला रूपक है। तीसरा है पंचरात्र, जिसमें 3 अंक हैं, जो समअवकार श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौथा है दूत घटोत्कच, जो कि व्यायोग श्रेणी का 1 अंक का रूपक है। 5वां है कर्णभार, जो कि एकांकी है और उत्सृष्टांक श्रेणी में आता है। छठा है व्यायोग श्रेणी के अंतर्गत मध्यम व्यायोग, जो 1 अंक का है। और 7वां और अंतिम है बालचरित, जो कि 5 अंक का नाटक है। इसके पश्चात चौथी श्रेणी है लोक कथा मूलक। इसमें से प्रथम है अविमारक, जो कि 6 अंक का नाटक है, और दूसरा है चारुदत्त, जो कि चारुदत्त और वसंत सेना की कथा पर आश्रित 4 अंक का संकीर्ण प्रकरण माना जाता है। तो इन 13 रूपकों में से जो रामायण और महाभारत मूलक रूपक हैं, उनमें प्रधान रस सामान्यतः वीर रस है, और जो लोक कथा मूलक और उदयन कथा मूलक रूपक हैं, उनमें प्रधान रस श्रृंगार रस है। अब संक्षिप्त रूप से इनकी क्या कथा वस्तु है, इनमें किन किन कथाओं का विवेचन है, एक बार उसे भी देख लेते हैं, जिससे हमें ये याद रहे, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे पाएं। सबसे पहले बात करते हैं उदयन कथा मूलक इनके रूपकों की। तो उदयन कथा मूलक जो दोनों रूपक हैं, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासवदत्तम, ये संयुक्त रूप से मिलकर एक नाटक का रूप धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण एक अधूरा नाटक है, और उसका ही अगला भाग के रूप में स्वप्न वासवदत्तम को लिखा गया है। तो ये दोनों मिलकर संयुक्त नाटक का रूप धारण करते हैं। इनमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ऐतिहासिक घटनाओं का आश्रय लिया गया है, उस पर आश्रित इनके कथानक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। ये 4 अंक का नाटक है। इसमें अवंती नरेश महासेन अपनी पुत्री वासवदत्ता से विवाह के लिए वत्सराज उदयन को छलपूर्वक बंदी बनाए जाने, दोनों में प्रेम कराने तथा वत्सराज के मंत्री योगेंद्रायण के द्वारा
दोनों को भगा ले जाने की घटनाएं वर्णित हैं। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में ही स्वप्न वासवदत्तम की कथा वस्तु का विन्यास हुआ है। तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, योगेंद्रायण जो है वो वत्सराज उदयन के मंत्री हैं। वत्सराज उदयन को अवंती नरेश महासेन छल पूर्वक बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं। तो उनका जो मंत्री है उदयन का, योगेंद्रायण, वो प्रतिज्ञा लेता है अपने स्वामी को छुड़ाने की, और वो उन दोनों को वहां से मुक्त करा लेता है। अगला है स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम 6 अंक का नाटक है। इसमें अपने राज्य में आकर उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इतना तन्मय हो जाता है कि उसका राज्य आरुणि छीन लेता है तथा उदयन को अपने राज्य के ही लावाणक ग्राम में रहना पड़ता है। अमात्य जो कि उनका मंत्री योगेंद्रायण है, यहाँ भी एक योजना बनाकर वासवदत्ता और अपने जलने का झूठा वृत्तांत फैला देता है और वासवदत्ता को छद्म वेश में छुपाकर मगध की राजकुमारी पद्मावती के पास न्यास के रूप में रख देता है। बाद में उदयन का विवाह पद्मावती से हो जाता है और मगध की सहायता से वत्सराज उदयन आरुणि से अपने राज्य को मुक्त करा लेता है। उदयन पद्मावती के साथ वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पहुंचता है और जो योगेंद्रायण है वो वासवदत्ता को छद्म वेश में पद्मावती के पास ही न्यास के रूप में रखते हैं। ये स्वप्न वासवदत्तम तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर में मेरे हिसाब से सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसमें आपने पूरी कथा पढ़ी होगी कि कैसे ये न्यास के रूप में वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखते हैं। जब ये राजधानी कौशाम्बी पहुंच जाते हैं तो वहीं पर समस्त रहस्यों का अनावरण होता है। इस नाटक का जो पंचम अंक है उसमें स्वप्न दृश्य है, जिसमें उदयन स्वप्न में होता है और वासवदत्ता जगी हुई होती है और उन दोनों के मध्य संवाद होता है और उस दृश्य को आधार बनाकर ही इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। अब बात करते हैं महाभारत मूलक रूपकों की। तो इनमें से पंचरात्र और बालचरित, इन दोनों को छोड़कर सभी एकांकी हैं। उरुभंग में द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार के रूप में भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा को तोड़कर उसके मारने का कथानक है। दूसरा है दूत वाक्य, जिसमें महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण का पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर जाने और असफल लौटने का वृत्तांत है। तो इसमें दूत बनकर श्री कृष्ण जाते हैं और उनका वाक्य इस घटना को आधार करके ही ये रूपक लिखा गया है। तीसरा है दूत घटोत्कच। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं तथा दुर्योधन उसका अपमान करता है। ये करुण रस प्रधान उत्सृष्टिकांक है, या अंक भी जिसको कहा जाता है वो है। अगला है कर्णभार। कर्णभार में ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कर्ण द्वारा अपने कवच कुंडल के दान में देने का कथानक है। इसे भी अंक की श्रेणी में रखा जाता है, या उत्सृष्टिकांक जिसे कहा जाता है उस श्रेणी का ये रूपक है। मध्यम व्यायोग में मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा का वर्णन है। अपनी माता के भोजनार्थ उस ब्राह्मण को घटोत्कच ले जाना चाहता था। भीम अपने पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और ये व्यायोग नामक रूपक है। तो घटोत्कच जो है वो भीम का ही पुत्र होता है और हिडिंबा उसकी माँ होती है। ये कथानक भी आपने सुना होगा, उसी कथा को आश्रित करके मध्यम व्यायोग लिखा गया है। अगला है पंचरात्र। इसमें 3 अंक हैं। इसमें दुर्योधन के यज्ञ की समाप्ति पर द्रोणाचार्य दक्षिणा मांगते हैं कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। तो दुर्योधन उसमें शर्त रखता है कि यदि 5 रात्रियों के भीतर पांडव मिल जाएं तो उन्हें वह राज्य दे देगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं और उन्हें आधा राज्य देने की बात स्वीकार दुर्योधन कर लेता है। इससे सबको प्रसन्नता होती है। इस रूपक को समवकार का परिवर्तित रूप कहा गया है। तो 5 रात्रियों के भीतर पांडवों को ढूंढने का इसमें वर्णन है और इसी के आधार पर इसका नाम पंचरात्र रखा गया है। और अंतिम है बालचरित,
जिसमें कि 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप से प्रारंभ करके और कंस के मारे जाने तक की कथा का वर्णन है। महाभारत का जो परिशिष्ट पर्व है, हरिवंश पर्व, उस पर आश्रित इसका कथानक है। यह नाटक है, नाटक श्रेणी का रूपक है। भास ने श्री कृष्ण के विषय में मौखिक परंपराओं तथा अद्भुत घटनाओं का भी इसमें आश्रय लिया है। हालांकि इसका कथानक हरिवंश पर्व पर आश्रित है, लेकिन कुछ ऐसी कथाओं का, कुछ ऐसी घटनाओं का भी विवेचन है जो ना तो हरिवंश पर्व में है और ना ही पुराणों में है। उसके पश्चात बात करते हैं रामायण मूलक नाटकों की। तो जो रामायण मूलक नाटक हैं वो भास की नाट्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। इनमें से प्रतिमा नाटक 7 अंक का नाटक है, जिसमें राम के राज्याभिषेक के होते होते रुक जाने से आरंभ करके उनको वनवास मिलता है, सीता हरण, रावण वध और राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है। इसका शीर्षक इसके तृतीय अंक के इतिवृत्त पर आश्रित है, जिसमें भरत अपनी ननिहाल से लौटकर अयोध्या के बाहर बने प्रतिमा गृह में जाकर अपने पूर्वजों की प्रतिमाओं के बीच पिता दशरथ की प्रतिमा देखकर शोकाकुल हो जाते हैं। प्रतिमा गृह का रक्षक देवकुलिक उन्हें सारा वृत्तांत सुनाता है और यहीं उनकी भेंट माताओं से होती है। भरत वहीं से राम को लौटाने के लिए चल पड़ते हैं। तो प्रतिमा की मुख्य भूमिका के कारण उसी के आधार पर इसका शीर्षक प्रतिमा नाटक लिखा गया है। दूसरा है अभिषेक नाटक, जिसमें रामायण के किष्किंधा कांड से लेकर बाली वध के बाद सुग्रीव का अभिषेक जहां पर होता है, वहां से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित हैं। तो इस नाटक में सुग्रीव का, विभीषण का और राम का, इन तीनों के अभिषेक होने का, इनके राज्यारोहित होने के संकेत दिए गए हैं और उसी के आधार पर इसका नाम अभिषेक नाटक रखा गया है। और अंतिम है लोक कथा मूलक रूपक। उनमें सर्वप्रथम आता है अविमारक, जो कि 6 अंक का नाटक है। इसमें राजकुमार अविमारक, जिनका दूसरा नाम विष्णुसेन भी है, उनकी और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम और विवाह का सरस वर्णन किया गया है। ये श्रृंगार हास्यमय प्रकरण है, यद्यपि डॉक्टर पुसलकर इसे नाटक की कोटि में रखते हैं। तो आपसे जहां पर कंफ्यूजन है वहां के उस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो बिल्कुल निश्चित है, जैसे प्रतिमा नाटक नाटक है या पंचरात्र क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है चारुदत्त। चारुदत्त में उज्जैनी की गणिका वसंत सेना और वाणिज्य जीवी ब्राह्मण चारुदत्त की प्रणय कथा का निरूपण है। जिस कथा को हम मृच्छकटिकम के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी कथा का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर आश्रित यह रूपक प्रकरण कोटि का है और परवर्ती प्रकरण शूद्रकृत मृच्छकटिकम ग्रंथ का आधार है। इसी ग्रंथ को आधार बनाकर शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है और ऐसा माना जाता है कि ये जो चारुदत्त है ये अधूरा रूपक है। तो ये इनमें वर्णित सभी रूपकों की कथाएं हैं। तो भास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में हमने पढ़ा है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।